हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं बेटा रिवीजन फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये क्लास सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, सीए इंटर और सीए फाइनल सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। और ये रिवीजन क्लास है, तो अगर आपने एक बार कोर्स पढ़ रखा है तो ये ज्यादा यूजफुल आपके लिए रहेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप रेगुलर क्लास लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर हमने सेक्शन 14 में पढ़ा था कि इनकम के जो हेड्स होते हैं वो 5 होते हैं सर, जिसमें पहला इनकम फ्रॉम सैलरी है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है, तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन है, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा सर अदर सोर्सेज। राइट, इन पांचों हेड में जितनी भी इनकम आप अर्न करते हैं वो कहीं ना कहीं इन पांचों में फिट हो जाती है। जिनमें से जो 4 पहले हेड हैं वो स्पेसिफिक है। जॉब से मिलने वाली इनकम सर सैलरी में जाती है। हाउस से मिलने वाला रेंट सर हाउस या और कोई प्रॉपर्टी से मिलने वाला सर जो रेंट है वो एचपी में जाता है। आप किसी तरीके का बिजनेस प्रोफेशन या आप वोकेशन करते हैं तो सर वो आता है हमारा बीएनपी के अंदर। राइट, अगर हमने कोई कैपिटल एसेट बेची तो उससे होने वाला जो गेन है वो कैपिटल गेन में आता है। तो जो बाकी इनकम बच गई सर, जो उन 4 हेड में कवर नहीं हुई है, बेसिकली वो इनकम आती है हमारी अदर सोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये अदर सोर्स क्या है? हारे का सहारा है। ठीक है, तो जो इनकम कहीं नहीं आती वो इनकम यहां आती है सर। इसमें जो सेक्शन कवर होते हैं सर हमारे 56 से लेके 59 है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शंस। ठीक है, तो सेक्शन 56 से स्टार्टिंग इसकी होती है और 59 तक ये चलता है। ओके, बीच में एक सेक्शन 145 है, उसका भी हम जिक्र करेंगे, और एक सेक्शन 94(8) है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, साथ में एक सेक्शन 8 और आएगा इसमें बीच में, उसकी भी हम बात करेंगे। ये कहीं लिंक करने पड़ते हैं अपने को, अदरवाइज जो अदर सोर्स की कवरेज है वो 56 to 59 है, बाकी इसके रेलेवेंट प्रोविजन जो इससे डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा चार्जिंग सेक्शन है, दैट इज 56। हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। सैलरी में 15 है सर, हाउस प्रॉपर्टी में 22 है, पीएनपी में 28 है और कैपिटल गेन में सर 45 है। ठीक है, अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन सर 56 है। चार्जिंग सेक्शन आपको ये बताता है कि कौन सी इनकम इस साइड में आएगी और कौन सी इनकम इस साइड में नहीं आएगी। तो यहाँ पे बोला गया कि सर अगर आपको इस साइड में इनकम लानी है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? पहली बात तो आपके सर कोई इनकम होनी चाहिए। दूसरी बात, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इनकम एग्जम्प्ट है, ठीक है, अगर वो इनकम एग्जम्प्ट है तो हमें लिखने की जरूरत कहाँ है, हमें तो इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है, और तीसरी बात सर, वो पहले के जो 4 हेड हमने पढ़े उनमें कवर नहीं होनी चाहिए, तभी तो इसमें आएगी। अगर पहले ही चारों में किसी में कवर हो गई तो एक इनकम 2 हेड में तो नहीं आ सकती। तो पहली बात इनकम होनी चाहिए, दूसरी एग्जाम नहीं होनी चाहिए, और तीसरी वो अभी तक किसी भी हेड में कवर ना हुई हो। ये हमारा चार्जिंग सेक्शन कहता है। चलिए सर आगे आते हैं सर, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने अभी ऊपर बोला था 145। मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 चैप्टर के ऊपर लगता है सर, बीएनपी और अदर सोर्सेज के ऊपर। ये कहता है कि अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसका टैक्सेशन अक्रूवल बेसिस पे होगा या केस बेसिस पे होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे करते हैं तो अक्रूवल बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब जो कमाया है उस पे टैक्स लगेगा, वेदर वो आपको मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, और अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो उसी इनकम पे टैक्स लगेगा जो आपको मिली है, उसी खर्चे का रिडक्शन मिलेगा जो आपने पे कर दिया है। समझ गए? तो ये अकाउंटिंग बेसिस आपका कुछ भी हो सकता है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया हमें इससे कोई एतराज नहीं है, आप अक्रूवल पे रख रहे हो तो हमें भी टैक्स अक्रूवल पे दे दो, आप कैश पे रख रहे हो तो हमें भी टैक्स कैश पे दे दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे जाते हैं सर, अदर सोर्स में कौन कौन सी इनकम आती है। तो अदर सोर्स में सर डिविडेंड इनकम आती है, इसमें इस साल अमेंडमेंट भी है। क्या अमेंडमेंट है सर? सर पहले डोमेस्टिक कंपनी से जो हमें डिविडेंड मिलता था वो टैक्स फ्री होता था, क्योंकि कंपनी को 115 ओ सेक्शन के अंदर डीडीटी का पेमेंट करना पड़ता था। राइट, ठीक है, फिर हमारे ऊपर एक सेक्शन और लगता था सर, 115 बीबीडीए लगता था, 115 बीबीडीए, जिसमें ये बोला जाता था कि 10 लाख तक का डिविडेंड हमारे लिए टैक्स फ्री है, 10 लाख के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो हमारे लिए टैक्सेबल है @ 10%। अभी ये हट गया है। ठीक है, डीडीटी का कंसेप्ट हटा दिया,
तो जब डीडीटी का कंसेप्ट हटा दिया तो ये ऑटोमेटिक हट गया। तो अब सिंपली क्या हो गया, कंपनी को टैक्स नहीं देना है, कंपनी उस पर डीडीटी पे नहीं करेगी। तो अगर कंपनी डीडीटी पे नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो डिविडेंड इनकम अब आप सबके लिए इंडिविजुअली, चाहे आपको 2 रुपए मिले, चाहे 10 रुपए मिले, चाहे 500 रुपए मिले, चाहे 10 लाख रुपए मिले, सारी आपके लिए टैक्सेबल है एज एन नॉर्मल इनकम। ओके सर, तो डिविडेंड इनकम सर टैक्सेबल है। कैजुअल इनकम, अगर आपको कोई लॉटरी, कोई हॉर्स रेस से पैसा, क्रॉसवर्ड, कार्ड गेम, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसी कोई भी इनकम मिली आपको तो वो कैजुअल इनकम में आती है और वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपने कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, कोई बॉन्ड डिवेंचर ले रखे हैं, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर आपका बिजनेस ही है उस तरीके का तो वो बीएनपी में जा सकता है, अदरवाइज वो यही आएगा। ओके, आगे आ जाइए सर कंपोजिट रेंट। आपको याद होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हमें कंपोजिट रेंट मिल रहा है सर, कंपोजिट रेंट का मतलब कुछ चीजों का मिक्सचर, अगर हमें सिर्फ कंपोजिट रेंट मिल रहा है तो हम पहले उसके टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। अगर टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं तो जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो तो चला जाएगा सर एचपी में, बाकी रेंट आ जाएगा सर या तो बिजनेस में या अदर सोर्स में, डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस है ये एक्टिविटी करना तो बिजनेस में चला जाएगा, और अगर आपका बिजनेस नहीं है ये एक्टिविटी करना तो वो आ जाएगा कहाँ पे, अदर सोर्स। और अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा रेंट उठा के अदर सोर्स में या बीएनपी में आ जाता है। तो क्या लिखा है, कंपोजिट रेंट और फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग सारा ही है। अगर सेपरेबल नहीं है और वो बीएनपी में भी नहीं जाता है तो फिर वो यहाँ आ जाएगा। यस सर, आगे लिखा सर रेंट ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी जैसे प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर कुछ किराए पे दिया, पर वो किराए पे देना हमारा काम नहीं है। देखिए मैं आपको पहले फर्स्ट क्लास में भी बता चुका हूं कि आपको इन चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सी इनकम किस हेड में आएगी। आप लॉजिकली उसको सोचें, कभी भी कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी इनकम किस में आएगी, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आप अगर प्लांट मशीनरी किराए पे दे रहे हैं और किराए पे देना आपका काम है तो बिजनेस में जाएगी, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि वो आपका बिजनेस है। और अगर ये आपका काम नहीं है, आपने कैजुअली दे दिया है, तो वो अदर सोर्स में आ जाएगी। समझ गए? तो अगर आपने रेंट ऑफ प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर रिसीव किया है और बीएनपी इनकम वो आपकी नहीं है तो फिर वो अदर सोर्स होगी, राइट। ओके, अमाउंट रिसीव फ्रॉम, ठीक है इसको फॉर्म कर देना। ओके, अमाउंट रिसीव फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट 3 जगह आ सकती है, सैलरी में आ सकती है, बीएनपी में आ सकती है, अदर सोर्स में आ सकती है। तो अगर ये सैलरी में और बीएनपी में नहीं आई है तो फिर ये अदर सोर्स में आएगी। ओके ओके सर, आगे सर और क्या आता है बीएनपी में, और आता है बेटा बीएनपी में गिफ्ट आता है। अब गिफ्ट का सर हम डिटेल में बात करेंगे आज, ठीक है। गिफ्ट की बात आगे हम डिटेल में करेंगे क्योंकि गिफ्ट एक बड़ा और इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। 56 to 10 हमारा सेक्शन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे लिखा है सर शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। ये भी गिफ्ट ही है, ये कंपनी का, प्राइवेट कंपनी के लिए गिफ्ट है, ठीक है, ये बाकी सबके लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो इन दोनों की ही चर्चा हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। आती अदर सोर्स में है पर कैसे, कितना, वो सब हम आगे बात करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन। ये देखिए हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है तो हमें कॉम्पनसेशन देती है, पर कई बार क्या होता है वो कॉम्पनसेशन देने में सर लेट हो जाती है, कि देना तो था 2017-18 में, दिया 2020-21 में, तो इतने टाइम में जो डिफरेंस हो गया, टाइम गैप, इसके लिए गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है। वो होता है इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और इनहांस कॉम्पनसेशन। अब सर वो तो इंटरेस्ट कैपिटल गेन में तो नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल गेन में तो वो चीज आती है जो हमें एसेट के बदले मिली है, ये एसेट के कॉम्पनसेशन के बदले में मिला है, इसलिए ये अदर सोर्स में आता है, राइट। और इसमें से एक डिडक्शन भी दी गई है आपको 50% की, मतलब जितना आपको इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और इनहांस कॉम्पनसेशन मिलेगा उसका 50% सर टैक्स फ्री हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपको 12,000 रुपए अगर मिले हैं तो उस 12,000 में से 6,000 रुपए डिडक्शन मिल जाएगा और 6,000 रुपए पे ही आपको टैक्स देना होगा, यही आपके अदर सोर्स इनकम होगा। ओके सर, आगे लिखा सर एडवांस मनी फॉरफिटेड। ये हमने एक सेक्शन पढ़ा था कैपिटल गेन में ही, सेक्शन 51, कि अगर हमने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए किसी से एडवांस, परचेज करने के लिए किसी को एडवांस दिया, ठीक है, और वो सौदा नहीं हो पाता किसी रीजन से, और सामने वाला उस अमाउंट को क्या कर लेता सर, फॉरफिट कर लेता है, मतलब रख लेता है, लौटाता नहीं, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी थी कि अगर हमने इतने टाइम में पेमेंट नहीं किया तो वो हमें सौदा भी कैंसिल हो जाएगा और वो अमाउंट भी रख लेगा। हुआ भी वैसा ही, हम पेमेंट नहीं कर पाए, हम पेमेंट नहीं कर पाए तो उसने हमारा अमाउंट क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो उसके लिए वो अमाउंट क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में
चला गया। ये भी मैंने आपको बताया था कि 1/4/2014 के बाद चेंज हुआ था पहले, ठीक है, ऑन और आफ्टर लिख देता हूँ। पहले इसका प्रोविजन अलग था, पहले अगर ऐसा कोई अमाउंट फॉरफिट किया जाता था तो उसे रिड्यूस किया जाता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, बट अभी इसको चेंज कर दिया गया 1/4/2014 से और बोल दिया गया कि इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाइए आप, ठीक है। ओके सर, चलिए सर आगे देख लेते हैं। सर ये तो हुई बातें जो आपने स्पेसिफिक लिखवा दी, कहीं हमने पीछे जो पुराने हेड पढ़े थे ना वहां पे भी ऐसी चीज लिखी थी कि ये यहाँ मत पढ़ो या वहां जाना है, तो वैसे भी कुछ और बातें बता दीजिए। तो देखिए हमने वहां पे पढ़ा था सर हाउस प्रॉपर्टी में सब लेके पढ़ा था, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम सर तभी टैक्सेबल होती है जब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर। अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे ली और फर्दर उसको किराए पे दिया तो आपको जो इनकम हो रही है, किसको, किराएदार को, वो इनकम उसकी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, क्योंकि उप किराएदारी सब लेटिंग हम जिसको बोलते हैं उसमें ओनरशिप नहीं होती है। दैट्स वाई वो एचपी में ना जाके किसमें आता है सर, अदर सोर्स में आता है। इंश्योरेंस कमीशन, आप इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है, आपको कमीशन मिलता है वो यहाँ आ जाएगा। फैमिली पेंशन, ये हमने सैलरी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एसएससी को कुछ हो जाता है, एसएससी की डेथ हो जाती है तो पेंशन उसको ना मिलके किसको मिलेगी सर, फैमिली को मिलेगी। अब फैमिली की पेंशन सर यहाँ क्यों आएगी, तो फैमिली की पेंशन यहाँ इसलिए आएगी कि देने वाला है एम्प्लॉयर, पर लेने वाला एसएससी नहीं है, एसएससी की फैमिली है, और एसएससी की फैमिली और एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए सर ये इनकम अदर सोर्स में आती है, सैलरी में नहीं आती है। समझ गए। आगे आ जाइए सर, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, डायरेक्टर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग। ये भी रीजन वही है इसका भी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है, दैट्स व्हाई वो इनकम यहाँ आती है। और एमएलए एमपी की सैलरी में भी यही रीजन होता है कि एमएलए एमपी जो होते हैं वो गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनको जो सैलरी मिलती है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ना जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, ठीक है। एग्जामिनर रेम्युनरेशन, एग्जामिनर मतलब सब जब कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो इनविजिलेटर होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो बाहर से बुलाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो पैसा दिया जाता है वो उनकी अदर सोर्स की इनकम है, क्योंकि वो उनकी मेन एक्टिविटी नहीं है, ओकेजनल इनकम है, तो इसलिए उसको अदर सोर्स में ले जाया गया है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब सर कि अगर आपको, आपने किसी को पैसा उधार दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, ठीक है, आपने लोन दिया, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, ठीक है, इन सब पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो जाता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को लोन देंगे तो वो आपको बॉन्ड दे देगा, वो तो विश्वास पे आप देते हैं, उधार देते हैं पैसा, ठीक है। बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, उसका भी कोई बॉन्ड या डिवेंचर नहीं मिलता आपको, तो उनपे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, राइट, ओके। चलिए सर आगे लिखा सर इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। अनडिस्क्लोज सोर्सेज मतलब पहले हमने इनकम कमाई और छुपा ली, बताया नहीं सर कहाँ से आई, ना उस पर टैक्स भरा, बाद में वो पकड़ी जाती है, ठीक है, और सोर्स पता ही नहीं है उसका किस चीज से कमाई, तो फिर वो यहाँ आ जाती है सर। आगे जाइए, रेंट फ्रॉम लैंड, हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी जो होती है उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि उसमें कुछ बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, या कोई ऐसी जमीन होनी चाहिए जो आपको टेनेंट दे टू, मतलब लैंड से जुड़ी हुई, घर से जुड़ी हुई हो। खाली अगर जमीन पड़ी है, खाली अगर जमीन पड़ी है तो उसका रेंट एचपी में नहीं आएगा, उसका रेंट कहाँ आ जाएगा सर, अदर सोर्स में आ जाएगा, क्योंकि इसको हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से बाहर रखा गया, राइट। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया, सर एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उससे इनकम तो टैक्स फ्री है ना, इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो टैक्स फ्री है, तो इसलिए आउटसाइड इंडिया वर्ड, ओके। चलिए आगे सर, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, सर अगर हमने इनकम टैक्स ज्यादा पे कर दिया तो हमें वो वापस मिलेगा, अब वापस मिलेगा तो उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो जो इंटरेस्ट पार्ट है, ध्यान रहे इनकम टैक्स का रिफंड इनकम नहीं है, उस रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम है, तो ये बात ध्यान रखें, इसमें गड़बड़ ना करें। आगे लिखा सर रॉयल्टी, अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है तो वो आपके लिए अदर सोर्स में इनकम हो जाएगी, अगर वो बीएनपी में कवर नहीं होती है, जनरली बीएनपी में नहीं होती है, अदर सोर्स में ही आती है रॉयल्टी। एक्टिविटी फॉर इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेस, मतलब अगर आप रेस के लिए घोड़ों को मेंटेन करने का काम करते हैं तो वो भी यहाँ पे कवर आ जाएगा सर। आगे लिखा है प्राइवेट ट्यूशन, अगर आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं क्योंकि वो आपका कोर एक्टिविटी नहीं है तो वो अदर सोर्स में आ जाएगी। और ट्रेनिंग्स को जो स्टाइफंड मिलता है, ठीक है, आप आर्टिकल असिस्टेंट है कहीं पे, आप काम सीखने को जाते हैं और वहां पे अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हो जाएगी। आगे चल लेते हैं सर। अब आगे
ये सारी इनकम हमने पढ़ ली है, जो जो इनकम अदर सोर्स में आती है वो तो हमने पढ़ ली है। अब उनके रिगार्डिंग कुछ बातें डिटेल में आपको बताई जा रही है, तो वो और देख लीजिए। क्या सर, सबसे पहला डिस्कशन जो किया जा रहा है सर, वो किसका किया जा रहा है? कैजुअल इनकम का। कैजुअल इनकम मतलब सर वो इनकम जो लक बाय चांस, लक बाय चांस का मतलब कि रेगुलर नहीं है, रिकरिंग नहीं है, वो किस्मत हुई तो हो जाएगी, किस्मत नहीं हुई तो नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं कैजुअल। ठीक है, आकस्मिक इनकम। इनमें सर लॉटरी है, हॉर्स रेस पे जो आप पैसा लगाते हैं वो है, कार्ड गेम, क्विज, क्रॉसवर्ड पजल, मतलब जिसमें भी जीतने की बातें हो वो यहाँ है। ठीक है सर। टैक्सेबिलिटी क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल है, कोई डिबेट नहीं है इसमें, फुल्ली टैक्सेबल, और वो भी 30% की रेट से, सेक्शन 115 बीबी। ठीक है सर। अब जब ये फुल्ली टैक्सेबल है तो जाहिर सी बात है टीडीएस कटता है, जब फुल्ली टैक्सेबल है तो टीडीएस तो कटना ही है। ठीक है, तो फुल्ली टैक्सेबल अगर ये है तो सर 30% की रेट से टीडीएस कटेगा, है ना। अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा, पर अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। मतलब सर, मतलब ये कि मान लीजिए आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं और वहां पे आप 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपए नहीं देते वहां पे, वो कितने पेमेंट करते हैं आपको? वो 70 लाख का पेमेंट करते हैं, 30 लाख रहो टीडीएस काट लेते हैं। ठीक है, तो अगर 10,000 से ऊपर आप कुछ जीतते हैं कहीं पे तो आपको अमाउंट पूरा नहीं मिलेगा, 30% टीडीएस काट के मिलेगा। पर जब आप उसको इनकम में दिखा रहे होंगे तो आप उसको करेंगे क्या? ग्रॉसअप, मतलब जो टीडीएस उसमें कटा है उसको वापस जोड़ देंगे और ग्रॉसअप करके उसको इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेट इनकम कर रहे हैं, रिसिप्ट नहीं, राइट। तो कमाया तो हमने 1 करोड़ है, तो इनकम में 1 करोड़ जुड़ेगा, और जो 30 लाख का आपने टैक्स भर दिया है इन फॉर्म ऑफ टीडीएस, वो जब आपका फाइनल टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें से कम हो जाएगा। तो आप ये ना सोचिए कि सर हमें डबल टैक्स देना पड़ता है, नो। ओके, और रेगुलर क्लास में हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। आगे आ जाइए सर, कि जो इनकम हमें टीडीएस कट के मिली है उसे ग्रॉस अप करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें कि सर कैजुअल इनकम निकालते टाइम पे आप किसी भी खर्चे को कम नहीं करते, नो एक्सपेंसेस, किसी भी एक्सपेंसेस को आप कम नहीं करते हैं कैजुअल इनकम निकालते टाइम पे। मतलब ये कि अगर आपने मान लीजिए 500 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा और आपकी 5 लाख की लॉटरी निकल जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरी इनकम 4,99,500 है क्योंकि 500 रुपए तो मेरा टिकट का लगा था। आपकी इनकम 5 लाख ही मानी जाएगी, किसी खर्चे की कोई छूट है ही नहीं, मिलेगी ही नहीं। ठीक है सर। ओके, साथ ही साथ सर जो हम डिडक्शन पढ़ते थे चैप्टर 6A के अंदर, कहाँ पढ़ते थे सर? चैप्टर 6A में पढ़ते थे सर। वैसे चाहे आप उसको 80C से यू भी बोल सकते हैं, तो वो भी नहीं मिलती है। ठीक है, वो डिडक्शन भी नहीं मिलती है। आपको याद होगा कि जब हमने डिडक्शन का चैप्टर पढ़ा था तो कुछ इनकम है ना, एलटीसीजी 112A 111A कैजुअल इनकम, इनको हटा दिया था कि इनमें से डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, राइट। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप डिटेल स्टडी चाहते हैं तो, कि सर कुछ इनकम ऐसी है जिनको कैजुअल इनकम नहीं माना जाता, जैसे जोकी। जोकी क्या होता है सर? जो घोड़ा चला रहा होता है ना, अब घोड़ा चला रहा है तो उसने तो कोई बेटिंग नहीं लगाई है, वो तो अपना काम कर रहा है, उसका तो काम है घोड़ा चलाना, तो उसको जो इनकम होती है वो उसकी कैजुअल इनकम नहीं होती है, वो तो उसकी मेहनत है, मेहनत का पैसा है। ठीक है, तो घुड़सवार की जो इनकम होती है रेस के अंदर, वो इनकम कैजुअल नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा बोला सर विनिंग फ्रॉम मोटर कार और रैली और अदर। अब आपने कार रेस में हिस्सा लिया और कार रेस में हिस्से में आपको प्राइज मिला, वो प्राइज कैजुअल इनकम नहीं है क्योंकि आपने वहां पे स्किल का प्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, तो वो अदर सोर्स में जाएगी, वो कैजुअल इनकम नहीं है। ठीक है भाई, कैजुअल इनकम का मतलब बिना मेहनत करे, ठीक है, आपने बैठ के कुछ जवाब दे दिया, है ना, कुछ ऐसा काम कर दिया, कोई आपकी प्रिडिक्शन सही हो गई, इस तरीके की चीजों पे आप जब कमाते हैं ना, उसे कैजुअल बोला जाता है। कार रेस में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको गाड़ी अच्छी चलानी है, तब जाके आप जीतोगे, तो इसलिए उसको कैजुअल इनकम में नहीं डाला गया है, ये बात आप ध्यान रखिए सर। ओके, लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक। ठीक है, जो लॉटरी बेचने वाला है उसके पास कुछ टिकट बच गई सर, बिकी नहीं, अब बिकी नहीं तो ठीक है, उसके लिए क्या है, वो स्टॉक है सर। अब वो उसमें से ही लॉटरी निकल गई, जो टिकट बची थी उसमें से, तो वो उसके लिए बीएनपी इनकम होगी। ठीक है, क्योंकि उसने पैसा नहीं लगाया, उसने दाव नहीं लगाया है, उसके लिए तो स्टॉक पड़ा था। अब स्टॉक में अगर कुछ जीतता है तो वो बीएनपी इनकम होगी, राइट। आगे आ जाइए सर। आगे सर फैमिली पेंशन को बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसकी जगह उसकी फैमिली को फिर पैसा मिलता है तो उसे फैमिली पेंशन बोलते हैं। अदर सोर्स में आएगी क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इसमें से एक डिडक्शन आपको जरूर मिलती है, वो आपको पढ़नी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सर कितनी मिलती है सर? 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 रुपए जो भी कम हो। 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 रुपए जो भी कम हो। मान लीजिए सर मेरे को 40,000 रुपए मिलते हैं सर,
तो क्या होगा, तो 40,000 का 1/3 कर दीजिए सर, 13,333। ठीक है, इतना ही हो रहा है। ओके, और सर 15,000 विच एवर इज लेस, तो सर 13,333 रुपए आपके लिए क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। आगे चलते हैं। अगले क्या सर, लमसम पेमेंट मेड ग्रेचुइटली by way of compensation to widow or other legal heir of employee who die in still in service is not taxable income। मतलब सर्विस के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन अपनी मर्जी से कंपनी दे रही है तो वो आप फैमिली के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। राइट, ओके सर, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि सर, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि सर गिफ्ट के 2 सेक्शन हमारे पास, एक 56 to 10 है और एक 56 to 7 भी है। पहले क्या हुआ करता था, एक 56 to 7 हुआ करता था, पर उसकी जगह ही 56 to 10 आ गया है। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं सर 56 to 7 बी की। तो याद रखिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन सर प्राइवेट कंपनी के लिए है। आप उसको अनलिस्टेड बोलिए, आप उसको प्राइवेट बोलिए, आप उसको ये बोलिए जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तीनों वर्ड एक ही। तो क्या वर्ड यूज किया गया, भाई कानून तो पूरा लिखता है ना, कानून में तो पूरा लिखा जाता है। तो एक कंपनी नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आप इसको इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं सर, आप इसको प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू करती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर किसको इशू करने सर, रेजिडेंट को इशू करने हैं। ठीक है, और आपकी जो इशू प्राइस है, आपकी जो इशू प्राइस है वो क्या कर देती है सर, वो जो आपका, सॉरी एक सेकेंड, ओके, तो जो आपका इशू प्राइस है सर वो आपकी फेस वैल्यू से और मार्केट वैल्यू से ऊपर है। दैट मींस कि पहली बात तो आपका जो शेयर है वो किसको इशू करना है सर, रेजिडेंट को इशू करना है। दूसरी बात, आपका शेयर सर प्रीमियम पे इशू होना चाहिए, क्योंकि एट पार और डिस्काउंट है तो फिर ये रूल लगेगा ही नहीं, प्रीमियम पे ही इशू होना चाहिए तो ही लगेगा। तो प्रीमियम पे इशू होने का मतलब सर फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू। तीसरी बात, मार्केट वैल्यू से ज्यादा, क्योंकि सर प्रीमियम पे तो हम इशू कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, बट मार्केट वैल्यू से अगर ऊपर इशू हो रहा है तो ये वाला सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा सर, इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस होगा, मतलब जो आपने ज्यादा लिया है वो आपके लिए गिफ्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो। ठीक है, तो क्या बोला गया है सर, एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर एक्सीड फेस वैल्यू ऑफ शेयर, एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर सच शेयर एज एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू shall be treated as income of the company, वो कंपनी की इनकम मान ली जाएगी। इसको शॉर्ट करके भी लिखा गया है, वो भी देख लीजिए क्या लिखा गया है सर शॉर्ट करके, एक बार वो भी दिखा दो। देखिए सर, पहली बात प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, वो शेयर इश्यू करेंगे किस पे सर, प्रीमियम पे इश्यू करेंगे। किसको इश्यू करेंगे सर, रेजिडेंट को इश्यू करेंगे। इश्यू प्राइस जो होगी सर वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करती है तो ये सेक्शन लगेगा, वरना ये सेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो एक्सेस कंसिडरेशन मिल रहा है आपको मार्केट वैल्यू से ज्यादा वाला, वो आपकी कंपनी की इनकम मान ली जाएगी। ओके, ठीक है, ये प्रोविजन नहीं लगेगा अगर आपने शेयर एट पार या डिस्काउंट पे इश्यू किए, तो ये हम बात आपको पहले ही बता चुके हैं। यस सर, इसके बाद बोल रहे हैं कि सर अगर ड्यूरिंग द ईयर, अगर ड्यूरिंग द ईयर वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है, मतलब वो कंपनी अनलिस्टेड से लिस्टेड हो जाती है सर, तो क्या होगा, तो अगर ये कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मान लीजिए आपने जून में शेयर इशू किए, तब आप प्राइवेट कंपनी थे, ठीक है, और मार्च से पहले पहले आप पब्लिक कंपनी हो गए, तो फिर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा और इस साल आपकी वो इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। तो अगर वो कंपनी कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक कंपनी में, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हो जाती है, तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप ये क्लियर होगा पॉइंट आपके लिए। तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सर अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ और मैं अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, एट पार या डिस्काउंट पे नहीं चलेगा, ठीक है, और मैं किसी रेजिडेंट को अपने शेयर इशू कर रहा हूँ, और मैं जो शेयर इशू कर रहा हूँ सर वो मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पे कर रहा हूँ, तो सर मार्केट प्राइस का और इशू प्राइस का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, वो मेरे लिए गिफ्ट होगा और वो मेरे लिए इनकम हो जाएगी। एक एग्जांपल देके भी बताया गया है, वो भी देख लीजिए। सर पी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने ए को इशू किया शेयर, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 12 रुपए की मार्केट प्राइस थी, 11 में इशू किया। अब मार्केट प्राइस से तो कम में इशू किया, तो यहाँ पे जाते ही हमारा रूल अप्लीकेबल नहीं होगा सर। क्यू प्राइवेट लिमिटेड की बात कर लेते हैं सर, बी को इशू किया 10 रुपए वाला शेयर, 12 रुपए की मार्केट वैल्यू 9 रुपए में, मतलब सर ये तो डिस्काउंट पे इशू हो गया, डिस्काउंट पे इशू हो गया तो सर ये सेक्शन नहीं लगेगा, राइट।
नेक्स्ट सर, आर प्राइवेट लिमिटेड ने सी को शेयर दिया, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 5 रुपए की है और कंसिडरेशन जो है 10 रुपए का है। अब देखेंगे आप मार्केट वैल्यू से तो ज्यादा है बट फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये सेक्शन नहीं लगेगा, राइट, दोनों से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट कहा गया सर, एस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और उसने डी को शेयर दिया है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 15 रुपए की मार्केट वैल्यू और 20 रुपए का कंसिडरेशन। 20 रुपए का कंसिडरेशन होने का मतलब सर प्रीमियम पे भी है और मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे भी है, तो मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है 5 रुपए, वो हमारी इनकम मान ली जाएगी, मतलब कंपनी की इनकम मान ली जाएगी। ठीक है सर। आगे बोला गया सर कि टी है, उसने एक नॉन रेजिडेंट को इशू किया। अब जैसे ही नॉन रेजिडेंट वर्ड आया हम कहते हैं सर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो तभी इशू, तभी एप्लीकेबल होता है जब रेजिडेंट को आपने शेयर इशू किया, राइट। ओके सर। सर यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एफ को ये शेयर दे रही है जो कि नॉन रेजिडेंट था एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जब शेयर दिए गए तब वो नॉन रेजिडेंट था, पर जैसे उसी साल में वो क्या बन गया, रेजिडेंट। तो हम तो एट द ईयर एंड देख रहे हैं, तो वहां पे क्या था सर, रेजिडेंट, रेजिडेंट था, तो हम ये एप्लीकेशन कर देंगे। क्या हुआ सर, 10 रुपए वाला शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू 25 रुपए थी और वो 35 रुपए में बेचा गया, तो सर इसका मतलब ये प्रीमियम पे भी है और मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे भी है। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू से सर ज्यादा पे है तो जो डिफरेंस है इन दोनों का कितने रुपए, 15 रुपए, वो आपके लिए हो जाएगी इनकम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं सर। आगे बोला गया सर कि वी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच कंपनी लिस्टेड इटसेल्फ इन एनएससी आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शेयर। शेयर इशू कर दी और बाद में एनएससी पे लिस्टेड हो गई, तो भैया अगर एनएससी पे लिस्टेड हो गई तो इट बिकम्स पब्लिक कंपनी, और ये पब्लिक कंपनी बन गई तो फिर तो ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर होगा। डन, चलिए फिर आगे चलते हैं। देखते जाइए, हर चीज को समझते जाइए, सिर्फ याद ना करें, समझे। बेटा याद करोगे थोड़े टाइम में भूल जाओगे, समझ लोगे हमेशा के लिए याद रहे, राइट। ओके, चलिए सर आगे लिखा सर इंटरेस्ट ऑन एनएससी। ठीक है, केवीपी, आईवीपी, मतलब केवीपी का मतलब सब किसान विकास पत्र होता है, आईवीपी का मतलब इंदिरा विकास पत्र होता है, राइट, ऐसी चीजें होती है। तो इन पे सर अगर हमें इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट मिला है तो सर टैक्सेबल है। ठीक है, वो अक्यूमुलेट होता रहता है सर और बाद में मैच्योरिटी जब होती है तब हमें मिल जाता है। टीडीएस इन पे नहीं कटता है और ड्यू और केस जो भी बेसिस होता है उसके ऊपर ये टैक्सेबल हो जाता है। ये एकदम सिंपल सी बात है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए सर, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपने इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खुला रखा है तो जो इंटरेस्ट आपको वहां से मिलेगा वो आपके लिए टैक्सेबल है, पर उसमें से आपको एक छूट मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है, और वो कितनी है सर, इंडिविजुअल में सर 3500 रुपए, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 रुपए, और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 रुपए की एग्जम्पशन आपको मिलती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है ये पॉइंट। ठीक है, कि भाई अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो कितने रुपए की एग्जम्पशन मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है 3500 रुपए की मिलती है, और ज्वाइंट अकाउंट है तो सर 7000 की मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगी सर डिविडेंड इनकम की बातें चल रही है सर। डिविडेंड इनकम की बात क्या चल रही है सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि डिविडेंड में चेंज हो गया है। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है सर, कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर को बांट देती है और वही डिविडेंड कहलाता है, राइट। तो एवरी कंपनी जो कि अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर को बांटती है उसे कहते हैं सर डिविडेंड। ठीक है, एक कंसेप्ट इसमें सर डीम डिविडेंड का आता है। आपको याद होगा हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि डीम डिविडेंड का मतलब अगर इनडायरेक्टली कंपनी अपने प्रॉफिट, इनडायरेक्टली अगर कंपनी अपने प्रॉफिट शेयर होल्डर तक पहुंचा रही है तो उस केस में जितने कंपनी के पास प्रॉफिट है उसे डीम डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, ये सारा कवर होता है सेक्शन 222 में, 222 में। ठीक है सर, तो अगर आपने 222 में 222 ए बी सी डी ई, ये इसके क्लॉजेस सारे, इनमें अगर आपने कोई भी प्रॉफिट इनडायरेक्टली शेयर होल्डर तक पहुंचाया है तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा सर। तो ए में बोला गया कि आपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे प्रॉफिट पहुंचा दिया, तो जितना रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास था उस दिन उतना हो जाएगा आपके लिए डीम्ड डिविडेंड। अब क्योंकि डीम्ड डिविडेंड हो गया, डीडीटी हट गया, तो कंपनी को तो टैक्स देना नहीं है पर शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अगर आपने डिवेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट के नाम पे कोई पैसा पहुंचाया तो 222 में कवर होगा। अगर लिक्विडेशन पे आपने एसेट बांटी है तो जितना आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस था वो शेयर होल्डर के पास पहुंचेगा और उसको डीम्ड डिविडेंड का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल में रिडक्शन करती है कि 10 रुपए वाला शेयर हम 8 रुपए का बना रहे हैं, 2 रुपए लौटा रहे हैं, तो वो 2 रुपए भी डीम्ड डिविडेंड मान लिए जाएंगे अगर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं तो। क्योंकि भैया अगर तुम्हें देना ही था तो पहले प्रॉफिट देते, कैपिटल कम करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम कैपिटल कम करने का नाम भी ले रहे हो तो हम ये मानेंगे कि तुम अल्टीमेटली अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, और ये सारे ही टैक्सेबल है किसके लिए सर, शेयर होल्डर के लिए।
222E में कहा गया कि सर अगर आप किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग रखते हैं और उस कंपनी से आप लोन लेते हैं, तो भैया अगर आप उस कंपनी में शेयर होल्डर है तो आपको लोन लेने की जरूरत क्या है? कंपनी के पास प्रॉफिट रखा है, प्रॉफिट रखा होने का मतलब आपका हिस्सा है उसमें, और आप कंपनी से लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा किया गया है, ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस तक उस अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा सर? डीम्ड डिविडेंड। और ऐसा सर प्राइवेट कंपनी के लिए है, ये पब्लिक कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है। ओके सर, आगे लिखा है सर बोनस शेयर का क्या ट्रीटमेंट होगा? बोनस अलग है सर, डिविडेंड अलग है, ठीक है, बोनस अलग है, डिविडेंड अलग है, दोनों बातों में कोई समानता नहीं है, ठीक है। तो बोनस शेयर डिक्लेयर बाय द कंपनी टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। ये आपको बता दिया गया। कई बार क्या होता है, कुछ लोग समझ लेते हैं सर हमें बोनस मिला वो भी डिविडेंड है, क्योंकि वो भी तो प्रॉफिट में से ही मिला है। नहीं, डिविडेंड अलग है, बोनस अलग है, बोनस को आप डिविडेंड कभी नहीं मान सकते, ठीक है। ओके, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा सर? टैक्स ट्रीटमेंट सर ये होगा कि डिविडेंड आपको मिला है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी से मिले, चाहे फॉरेन कंपनी से मिले, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले, वो आपके लिए टोटली टैक्सेबल है, ठीक है। तो पहले ऐसे पढ़ना पड़ता था ना कि डोमेस्टिक से सर मिला है तो टैक्स फ्री है, फॉरेन से मिला है तो सर टैक्सेबल है। अब वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब किसी से भी मिला हो टैक्सेबल है। ओके, सेक्शन 8 मैंने कहा था आपको, सेक्शन 8 हम पढ़ेंगे, एक डिविडेंड के टैक्सेशन की बात है, ठीक है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि सर डिविडेंड टैक्सेबल कब होता है, ठीक है। तो डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्सेबल नहीं होता है। ये कैसे टैक्सेबल होता है सर? नॉर्मल डिविडेंड है तो जिस साल डिक्लेयर हुआ उस साल टैक्सेबल होगा। इंटरिम डिविडेंड है तो सर जिस साल ये पेमेंट किया गया है इसका ना, ईयर इन विच अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल, तो उस साल टैक्सेबल हो जाएगा। और डीम्ड डिविडेंड की बात है तो जिस दिन ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया या पे किया गया, जो अभी अपन ने ऊपर कहा था ना कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा या पेमेंट होगा, तो जिस साल डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट हुआ है उस साल ये टैक्सेबल होगा। ओके, अब सर जो डिविडेंड पहले टैक्सेबल नहीं था, तो टैक्सेबल नहीं था तो उसके खर्चे भी अलाउ नहीं होते, राइट, क्योंकि एग्जम्प्टेड इनकम के खर्चे तो अलाउ नहीं होते ना, सेक्शन 14 ये कहते हैं। तो सेक्शन जब ये चेंज हुआ और डिविडेंड को जब टैक्सेबल किया गया, तो फिर डिडक्शन में भी चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे चेंज किया गया सर सेक्शन 57 में। और क्या कहा गया कि अगर आपको डिविडेंड इनकम हो रही है सर, अगर आपको डिविडेंड इनकम हो रही है तो उसमें भी आपको खर्चों की छूट मिल जाएगी, ठीक है। क्या क्या छूट मिल जाएगी सर? तो इसमें बोला गया कि अगर आपको डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड से इनकम, यूनिट ऑफ यूटीआई से इनकम हो रही है तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की छूट मिल सकती है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की छूट मिलने का मतलब कि सर अगर मैंने इन चीजों में पैसा लगाने के लिए कहीं से लोन लिया था, मैंने लोन लेके पैसा लगाया, ठीक है, तो उस लोन पे जो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो मेरे लिए अलाउेबल एक्सपेंस हो जाएगा। हालांकि इसमें एक लिमिट लगाई गई है 20%। सर जितना आपने इन चीजों से कमाया, मतलब जितना मुझे डिविडेंड मिला है उसके 20% से ज्यादा का मैं एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे अगर 1000 रुपए का डिविडेंड मिला है तो मैं 200 रुपए का ही इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वहां पे क्लेम कर सकता हूँ। बता दीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए।